तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज मैं आपको उस शख्स की कहानी सुनाऊंगा जिसकी फरमाइश बहुत दिनों से मेरे बिहार और उसके नज़दीक के इलाकों में रहने वाले लोग करते रहे हैं। उस शख्स के काफ़ी सारे किस्से मैंने बहुत पहले सुने थे अपने पुलिस के सोर्सेज से। मेरे एक मित्र जो बिहार काडर के हैं IPS ऑफिसर, वो बहुत बड़े ओहदे पे रहे हैं डिफरेंट ज़िलों में और आज के दिन में एडिशनल DG की रैंक पे नौकरी कर रहे हैं। बहुत पुराने मित्र हैं मेरे, 30 साल से। उन्होंने भी काफ़ी किस्से उस शख्स के सुनाए, क्योंकि वो शख्स है ही ऐसी एक शख्सियत जिसके अंदर कहीं ना कहीं एक दाऊद इब्राहिम है, एक मुस्तफ़ा डोसा है, एक टाइगर मेमन है, एक उसमें छोटा राजन है। इसी तरह उसमें कहीं ना कहीं एक करीम लाला भी है, एक हाजी मस्तान भी है, वरदा राजन मुडलियार भी है। कहने का मतलब ये है कि 10 अंडरवर्ल्ड के डॉन जितनी बातें उस अकेले आदमी के दिमाग में थी, मैं उसको हिंदुस्तान के क्राइम का रावण भी समझता हूँ, क्योंकि 10 सर उस आदमी के एक सर में थे। उस आदमी का नाम था कामदेव सिंह। कामदेव सिंह भी उसको बोलते हैं। और उसकी खूबियाँ देखिए आप। उस ज़माने में 1965 से लेके 1980 तक 15 साल उस शख्स ने वो सब कुछ किया जो मुंबई के ये सब के सब डॉन 15 साल बाद आके कर सके। कितना उस आदमी का होल्ड होगा, कितनी सरकार दरबार में उसकी चलती होगी कि जिसको आखिर में टैकल करने के लिए बिहार सरकार ने हाथ खड़े कर दिए और दिल्ली से बोल के यूनियन गवर्नमेंट को बोल के स्पेशल यूनिट मंगवाई गई, पुलिस की और एक आर्मी की, उस आदमी का मुकाबला करने के लिए। मैं उस शख्स की कहानी आपको सुनाता हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिए। ये किस्सा आपको कहीं नहीं मिलेगा। उसके बारे में बहुत लोगों ने एपिसोड बनाए, ये किया वो किया। वो लोग सब ये भी कहते हैं कि हमने बहुत रिसर्च किया, उसके पीछे इतने महीने लगा दिए, लेकिन कहीं भी पूरी इन्फॉर्मेशन जो सटीक हो, जिसमें कोई दम हो, वो आज तक नहीं बनी। मैं जिस मित्र का जिक्र किया जो बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर हैं, आजकल दिल्ली में उनकी पोस्टिंग है डेपुटेशन पे, उन्होंने मुझे एक सरकारी डॉक्यूमेंट भेजा। जब मैं 3-4 महीने से मैं भी लगा हुआ था उसके बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए, लेकिन वही कुछ मिल रहा था जो ऑलरेडी लोगों की नज़र में था, पब्लिक डोमेन में था। वो पुलिस जो यूनियन होम मिनिस्ट्री का एक तैयार किया हुआ नोट, जो एक ज़माने में पार्लियामेंट में होम डिपार्टमेंट ने अपनी जो सफाई दी थी, उसमें उस शख्स के बारे में क्या क्या कहा गया था, मैं ये उस पार्लियामेंट में पढ़े गए होम मिनिस्टर के बयान की एक कॉपी मेरे पास है। उसमें से जो डिटेल है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं सुनिए, इतना ही बातें नहीं करता हूँ। सरकारी जो इन्वेस्टिगेशन थी पूरी, उसमें कैसे 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 क्या क्या हुआ वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कामदेव सिंह बिहार के बेगूसराय शहर में एक छोटे से गांव जिसका नाम था नया गांव, वहाँ पे पैदा होता है। माँ बाप के पास ज़मीन नहीं थी, गरीब घर का था, पढ़ाई लिखाई नहीं हो सकी। छोटी उम्र में ज़मींदार लोगों की बैलगाड़ी चलाने लगा, बैलगाड़ी वाहक, बल्दों को चलाना। वहाँ से काम शुरू करके आहिस्ता आहिस्ता वो आदमी, जो नया गांव है वो गंगा के किनारे पे है, तो बहुत से लोग छोटे मोटे काम जो थे सब वो गंगा के रास्ते से करते थे। एक कहीं जाना दूसरे गांव में तो छोटी सी नाव लेके जाते थे, छोटी मोटी मछली पकड़ लेना, कपड़े भी गंगा के धोना, नहाना भी गंगा किनारे। तो वो गांव की, ये जैसे हमारे मुंबई में जो समुद्र का किनारा है, बहुत से लोगों ने उस पानी का सहारा लिया स्मगलिंग के लिए, भागने के लिए। उसी तरह कामदेव सिंह का गांव स्ट्रेटजिकली लोकेटेड था गंगा के किनारे, जहां से आपको हर किस्म की स्मगलिंग करने की वगैरह फैसिलिटी मिलती थी।
और दूसरी तरफ थोड़ा दूर जाके नेपाल का बॉर्डर लग जाता था, जैसे दूसरी तरफ हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर है। तो इस तरह से काफ़ी कुछ उस अकेले आदमी का मुंबई के अंडरवर्ल्ड से भी मिलता जुलता है। तो उस आदमी ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी वो बैलगाड़ी छोड़ के छोटे मोटे काम करते करते उस आदमी ने बंगाल से जब यंग हुआ, यंग एज में, उसने गांजा की स्मगलिंग शुरू की, ड्रग्स की। ड्रग स्मगलर बन गया। जैसे बॉम्बे के अंडरवर्ल्ड के बहुत से लोग ड्रग स्मगलर बहुत बाद में बने हैं, पीलू खान, नरी खान, दूसरे बहुत बाद में आए, लेकिन कामदेव सिंह बहुत पहले आ गया था। और नेपाल उस समय गांजे का बहुत बड़ा केंद्र था। तो वहाँ से गांजा मंगवा के वो बिहार में, और बिहार के साथ बलिया के साथ जो उत्तर प्रदेश का इलाका लगता है, वहाँ पे उसको बेचा करता था। तो बहुत बड़ी सप्लायर्स की चेन। कहते हैं कि उस ज़माने में कामदेव सिंह के तकरीबन 1200 के करीब ड्रग के डीलर हुआ करते थे, जो इससे गांजा लेके आगे बेचते थे। तो एक तरह से उस शख्स की एक आर्मी बनती गई। उससे चलते कामदेव सिंह के इलाके में, बेगूसराय में, सीपीआई का बहुत ज़ोर था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का। सीपीआई के वर्कर गांव-गांव में जाके, घरों-घरों में जाके अपनी आइडियोलॉजी का प्रचार करते थे, लूट खसूट की राजनीति का विरोध करते थे, दादागिरी बदमाशी के खिलाफ लड़ते थे। तो उन लोगों ने जो कामदेव सिंह की गतिविधियाँ, इलीगल एक्टिविटीज़ बढ़ने लगी, उन लोगों ने, कामरेड जिनको कहा जाता था, तो उन कामरेडों ने कामदेव सिंह का विरोध करना शुरू किया। और देखिए कि उस विरोध के चलते जो रोज़ लड़ाइयाँ होती थी कम्युनिस्टों के ग्रुप की, जिनके पास लाठी, कोयते, चाकू छुरा लेके आते थे, वो भी बाद में कहीं जाके उनका नक्सलाइट मूवमेंट के साथ भी वास्ता रहा। लेकिन कामदेव सिंह के पास बदमाशों की आर्मी थी, लाठमार इस किस्म के लोग, फिजिकली बहुत तगड़े, भाड़े के टट्टू थे, लेकिन पैसा लेके काम करते थे। जबकि दूसरी तरफ जो सीपीआई के वर्कर थे, वो अपनी आइडियोलॉजी की लेके काम करते थे, वो पैसे के पीछे नहीं भागते थे। खैर, वो लड़ाई जो 7-8 साल सीपीआई वर्कर्स की और कामदेव सिंह की चली, उसमें 40 सीपीआई के वर्कर्स का मर्डर किया गया कामदेव और उसके आदमियों के हाथों से। 40, 2-4 नहीं। और सब के सब सीपीआई के परमानेंट वर्कर थे, कार्ड होल्डर थे। उसके अलावा 50 के करीब और मर्डर स्मगलिंग के चक्कर में, दादागिरी के चक्कर में, ड्रग के चक्कर में और पॉलिटिकल रंजिश की वजह से कामदेव सिंह ने 50 मर्डर और किए। हिंदुस्तान की जो हमारा जो गृह विभाग है दिल्ली का, होम मिनिस्ट्री है, उसके उस नोट में लिखा हुआ है कि तकरीबन 90 केसेस में कामदेव सिंह का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हाथ था, जहां पे लोगों को मर्डर किया गया। और उसकी स्मगलिंग की गतिविधियों को रोकने के लिए एक कस्टम के बहुत सीनियर ऑफिसर हुआ करते थे, सेंट्रल कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज के, जिनका नाम था SN दास गुप्ता। उनके अंडर पूरा नेपाल का बॉर्डर आता था, इंडो नेपाल बॉर्डर। तो वहाँ से स्मगलिंग की एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए अपने ज़माने में उन्होंने बहुत काम किया। और कामदेव सिंह की जो स्मगलिंग सिंडिकेट थी, मैं बता दूं इसके पहले, उसके बाद गांजे के साथ साथ कामदेव सिंह ने उसके बाद स्टील की स्मगलिंग शुरू की। चाइना से स्टील नेपाल में बहुत आता था, साउथ कोरिया से आता था, नॉर्थ कोरिया से आता था। तो उस स्टील की स्मगलिंग हिंदुस्तान में बर्तन बनाने के लिए कोई जो इनकॉट्स आते थे स्टील के, जैसे बाद में चांदी और सोने की स्मगलिंग शुरू हुई, उसके पहले कामदेव सिंह ने स्टील की स्मगलिंग शुरू की। उस स्टील का आने लगा। उसके बाद उसने इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, जो नेपाल में उस ज़माने में ड्यूटी बहुत कम होती थी, स्मगलिंग का माल बहुत आता था, तो उसने इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जिनमें ट्रांजिस्टर, रेडियो, VCR, इस किस्म के घड़ियाँ, तो ये सामान की स्मगलिंग शुरू की। तो इस तरीके से वो एक बहुत बड़ा स्मगलर, जिस समय हाजी मस्तान, यूसुफ पटेल, सुकल नारायण बकिया, लल्लू जोगी, यूसुफ हीरो,
ये लोग मुंबई और गोवा गुजरात कोस्ट पे स्मगलिंग करते थे। ये कामदेव सिंह गंगा के सहारे, गंगा के थ्रू पानी से नेपाल से गाड़ियों में सामान आता था, किश्ती में लोड करके गंगा से उसको चला के नायगांव रानाजा कहीं और पहुंचाना। उसके चलते चलते उस आदमी ने जो बैलगाड़ी से सफ़र शुरू किया था 1972 तक, आते आते उसके पास स्पेशल गाड़ियों का फ्लीट था। जीपें, कारें, ट्रक, बस, टेम्पो, कोई ऐसा व्हीकल नहीं जो उसके पास नहीं था। और उसके साथ साथ पैसे के साथ साथ उसका पॉलिटिकल क्लाउट बढ़ता गया। उसके चलते हुए उसको बुरा लगा कि कस्टम का एक ऑफिसर मेरे धंधे को नुकसान दे रहा है, अगर मेरी स्मगलिंग रुक गई तो मेरा पॉलिटिकल क्लाउड खत्म हो जाएगा। अब देखिए, उसने उस आदमी को मारने की प्लानिंग बनाई। एस.एन. दास गुप्ता उन दिनों में 73 में राजस्थान में उनकी पोस्टिंग हो गई थी और जयपुर में उनकी पोस्टिंग थी, उस वहाँ रहते थे। कहाँ बिहार, कहाँ जयपुर। कामदेव सिंह के आदमी जयपुर में आके एस.एन. दास गुप्ता को 1973 में उसके घर में मार के चले जाते हैं। आपको याद आया कुछ किस्सा मैंने थोड़े दिन पहले सुनाया था। मुंबई कस्टम के बहुत बड़े अफसर हुआ करते थे L.D. अरोरा, लक्ष्मण दास अरोरा, जिन्होंने डी गैंग का और डोसा ब्रदर्स का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सोने का सीजर किया था, गोल्ड का सीजर। और उनको 93 ब्लास्ट के कुछ दिनों के अंदर उनको इलाहाबाद में जाके उनके घर में मार दिया गया था। और उसकी सुपारी ली थी बबलू श्रीवास्तव और उसके गैंग ने। देखिए, मुंबई का अंडरवर्ल्ड ने जो काम 20 साल बाद किया 93 में, 20 साल पहले उसी किस्म का कांड ये कामदेव सिंह कर चुका था। यही काफ़ी नहीं, मुंबई के अंडरवर्ल्ड ने 98 में हिंदुस्तान की एजेंसियों की मदद से काठमांडू में, नेपाल में, वहाँ के मेंबर पार्लियामेंट मिर्ज़ा दिलशाद बेग, उसका मर्डर किया। छोटा राजन की गैंग की मदद लेके। एजेंसी जैसे काम डायरेक्टली नहीं करते हैं, उनको कोई ना कोई आदमी क्रिमिनल ढूंढते हैं जो उनका काम कर देता कि दो देशों के जो रिश्ते हैं, जो डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल है, वो खराब ना हो। तो उसका मर्डर दिलशाद बेग का नेपाल की टेरिटरी में करवाया गया 98 में। लेकिन ये आदमी कामदेव सिंह, ये उसके 20 साल पहले इसी किस्म का कांड नेपाल में कर चुका था। वो भी मैं आपको किस्सा सुनाऊंगा। तो 73 तक एस.एन. दास गुप्ता के मर्डर के बाद पार्लियामेंट में हंगामा होता है सेशन पे। शायद बहुत कम ऐसा होता है कि किसी बदमाश के कारनामे पे पार्लियामेंट में बहस हो। बिहार के MP, राजस्थान के MP उस समय की सरकार को डांट रहे थे। और ज्ञानी जैल सिंह जो थे वो उन ज़माने में शायद होम मिनिस्टर थे 73 में, मुझे बराबर याद नहीं है। तो कुछ दिल्ली के जो होम मिनिस्टर थे उन्होंने 80 में ज्ञानी जी थे, शायद 73 में भी होंगे, शायद याद नहीं। 73 में जो होम मिनिस्टर थे उन्होंने पार्लियामेंट में जवाब दिया कि हम एस.एन. दास गुप्ता के मर्डरर को नहीं छोड़ेंगे। अब क्योंकि ये जो स्टेट सब्जेक्ट है, लॉ एंड ऑर्डर, सेंटर डायरेक्टली उसमें दखल नहीं दे सकता, तो केंद्र ने बिहार सरकार के ऊपर ज़बरदस्त प्रेशर बनाया कि आप एक कुख्यात अपराधी को, जिसने इतने मर्डर किए हैं, उसको आप पकड़ क्यों नहीं सकते, उसको कानून के शिकंजे में क्यों नहीं ले सकते। तो उसके बाद बिहार की असेंबली में हंगामा होता है। अब्दुल गफूर चीफ मिनिस्टर होते हैं बिहार के उस समय पे, और जो MLA हैं ख़ास तौर पे बिहार के जो उस इलाके के थे, बेगूसराय इलाके के, उन्होंने सरकार को फटकार लगाई कि आप इसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लीजिए। और हाउस में चीफ मिनिस्टर अचानक बयान देता है कि मैं इमीडिएटली, जो हमारा एक बहुत बढ़िया, बहुत सख्त किस्म का IPS ऑफिसर है, SP रैंक का, जिनका नाम है रामचंद्र खान, उनको मैं इमीडिएटली उनकी पोस्टिंग करता हूँ बेगूसराय में एज सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस।
और उनको एक ही काम दिया जाएगा कि वो कामदेव सिंह को पकड़ के कानून की गिरफ्त में लें। और पूरे बिहार में खुशी मनाई गई। जो रामचंद्र खान थे, उनका इतना नाम था बिहार में उस समय कि क्रिमिनल उनके नाम से डरते थे। जैसे मुंबई में कुछ ऑफिसर ऐसे थे जिनके नाम से क्रिमिनल कामते थे। तो उसी जब खान साहब की पोस्टिंग होती है बेगूसराय में, उन्होंने बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से कामदेव के गैंग को ख़त्म करना शुरू किया, उसकी एक्टिविटीज़ बंद करवानी शुरू की। और 73 के एंड में कामदेव को लगा क्या मेरा शायद बिहार में रहना खतरे से खाली नहीं है। वो बिहार छोड़ के, देश छोड़ के, बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल भाग जाता है। और नेपाल के राजबीरगंज में उसको 74 में अरेस्ट कर लिया जाता है किसी चक्कर में। एक्चुअली वो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं थी, क्योंकि कामदेव सिंह का नेपाल की सरकार में मिर्ज़ा दिलशाद बेग की तरह बहुत बड़ा होल्ड था। समग्रों के काफ़ी नेटवर्क बहुत बड़ा होता है। तो नेपाल की सरकार ने कामदेव सिंह को जेल में डाल दिया इसलिए कि कहीं हिंदुस्तान की पुलिस या इंडियन एजेंसी उसको आके हमारे देश में मार नहीं दे। जब इस बात की खबर खान साहब को लगती है, रामचंद्र खान को और बिहार सरकार को, तो वो एक डेलीगेशन लेके भारत सरकार की मंजूरी से ऑफिशियल लेटर लेके उसका पूरा डोजियर लेके वो नेपाल जाते हैं। नेपाल की सरकार को रिक्वेस्ट करते हैं कि ये आदमी इतना बड़ा क्रिमिनल है, ये हमें आप हमारे हवाले कर दीजिए, हम इसके ऊपर इंडिया में कानून से कार्रवाई करना चाहते हैं। नेपाल सरकार ने खास इनकार कर दिया साहब कि इस नाम का, इस किस्म का कोई शख्स हमारे पास नहीं है। कुछ उसी किस्म की बात जिस किस्म की जो बैंकॉक में छोटा राजन पे हमला हुआ था, उसमें जो मेन शूटर था, उसको भी पाकिस्तान सरकार ने कहा कि ये इंडियन नहीं है, ये तो हमारा नेशनल है। और थाईलैंड की सरकार ने उस शूटर को हिंदुस्तान के हवाले नहीं किया, पाकिस्तान के हवाले कर दिया। तो इसी किस्म का किस्सा बहुत साल पहले कामदेव साहब के साथ भी हुआ। तो उसको जब जेल में था बिहार नेपाल की, तो अप्रैल 74 से लेके तकरीबन जून जुलाई तक 4 बार खान साहब एसपी जो थे वो नेपाल जाते हैं, लेकिन उनको कोई सफलता हाथ में नहीं लगती है। फाइनली जब डिप्लोमेटिक प्रेशर पड़ता है तो खान साहब को उस जेल में ले जाया जाता है कि देखिए ये जेल है जहाँ बोलते हो कि कामदेव सिंह को हमने पकड़ के रखा है, आप देखिए पहचानिए। तो वहाँ पे कामदेव सिंह है ही नहीं। हुआ ऐसे कि नेपाल सरकार ने कामदेव सिंह को वहाँ से निकाल के कहीं और शिफ्ट कर दिया और उसी नाम से डुप्लीकेट पेपर बना के एक और आदमी को नकली अरेस्ट शो करके उस जेल में बैठा दिया। तो फिर रामचंद्र खान को खाली हाथ वापस आना पड़ा। तो ये कैट एंड माउस गेम, चूहे बिल्ली की लड़ाई 3 साल तक चलती रही, लेकिन कामदेव सिंह हाथ नहीं आया। और ये बिहार का कानून ऐसा है कि एक एसपी की पोस्टिंग 3-3.5 साल से ज़्यादा एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो सकती। और कामदेव सिंह इस कानून की कमज़ोरी को बहुत अच्छी तरह जानता था। उसने 3.5 साल नेपाल में इसलिए गुजारे कि जब रामचंद्र खान की यहाँ से बदली हो जाओगी मैं तो वापस हिंदुस्तान जाऊँगा। और वही हुआ। 77 अप्रैल में खान साहब की बदली पटना में हो जाती है, दूसरा एसपी की पोस्टिंग होती है और अचानक एक दिन कामदेव साहब अपने गांव में नजर आते हैं। कितना शातिर अपराधी होगा, कहाँ तक उसकी चलती होगी, पॉलिटिकल पहुंच कितनी थी उसकी एग्जाम्पल खाली आपको एक छोटी सी बात से देता हूँ। श्रीमती इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनका इलेक्शन के दौरान बिहार का दौरा था और जहाँ पे वो रैली होनी थी इंदिरा गांधी की, वहाँ रैली से जो हेलीपैड बनाया गया था, जहाँ से हेलीकॉप्टर से उतर के इंदिरा गांधी ने उस मैदान में, रैली के मैदान में जाना था।
और आप हैरान हो जाओगे सुन के, इस किस्म का किस्सा मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सुना इतने साल क्राइम कवर करते हुए। कामदेव सिंह ने एम्बेसडर कारों के शोरूम से 100 नई गाड़ियां खरीदी है, एम्बेसडर कार ब्रांड न्यू 100। और बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है, उन गाड़ियों का नंबर देखिए आप, बिहार की रजिस्ट्रेशन नंबर 1 से लेके 100 तक, कोई उल्टे सीधे नंबर नहीं है। अब एम्बेसडर गाड़ी रजिस्टर्ड नंबर 1, उसके बाद 2 3 4 करते 99 और 100। वो 100 गाड़ियों के काफिले में इंदिरा गांधी को हेलीपैड से रैली तक लेके गए, उन 100 गाड़ियों के काफिले में ब्रांड न्यू एम्बेसडर कार। तो इतना बड़ा क्लाउट उस आदमी का कांग्रेस पार्टी के बहुत नज़दीक था। एक्चुअली जो भी रूलिंग पार्टी बिहार में आती थी वो उसके नज़दीक हो जाता था अपने पैसे और उसके बल से। तो खैर 3 साल तक उसका आतंक, 2.5 साल तक नेपाल से वापस आने के बाद और बढ़ा। और उसके बाद होता ये है कि बिहार की सरकार जो है वो भंग कर दी जाती है, कुछ एमएलए का आपस में झगड़ा होता है, तो प्रेसिडेंट रूल लागू कर दिया जाता है। उस रूल में राष्ट्रपति राज में 1980 में कामदेव सिंह के आतंक से तंग आकर जब बिहार सरकार और पुलिस हाथ खड़े कर देती है, तो उस समय के होम मिनिस्टर ज्ञानी जैल सिंह स्पेशल दौरे पे दिल्ली से पटना जाते हैं। गवर्नर के साथ मीटिंग होती है, आला पुलिस ऑफिसर्स को बुलाया जाता है, इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग आते हैं, एक मिलिट्री रिप्रेजेंटेटिव बुलाया जाता है और एक स्पेशल एसटीएफ टीम, उस ज़माने में उसको कुछ और नाम दिया गया था, वो बनाई गई, जिसमें बिहार पुलिस के लोग नहीं लिए गए। मज़े की बात ये है, क्योंकि उसका कारण था, जितना बड़ा कामदेव सिंह का नेटवर्क था, जितने उस इलाके के सरकारी मुलाजिम थे, बॉर्डर पे, नेपाल बॉर्डर पे जितने कस्टम के अधिकारी थे, हर महीने की 1 तारीख को उनकी सरकारी सैलरी मिलने के पहले कामदेव सिंह का उनकी सैलरी से 100-200 रुपये ज़्यादा का लिफाफा हर आदमी की जेब में डाल दिया जाता था। हज़ारों लोगों को हर महीने वो आदमी सरकारी तनख्वाह से ज़्यादा तनख्वाह देता था। तो कौन पुलिस वाला हाथ लगाएगा इसको? तो उस हालात के मद्देनज़र होम मिनिस्टर ज्ञानी जैल सिंह को खुद बिहार जाना पड़ता है और उसमें वो सेंट्रल जो रिजर्व पुलिस है सीआरपीएफ, उसकी एक स्पेशल टुकड़ी, कोई 300-400 आदमियों की स्पेशल यूनिट कमांडोज की, वो मंगवा के बिहार में बुलाते हैं। सेंट्रल फोर्सेस, लोकल पुलिस नहीं। और उसमें जो मिलिट्री पुलिस का एक माउंटेड दस्ता होता है कमांडोज का, उसको साथ में लिया गया और पूरी तैयारी से एक दिन 18 अप्रैल 1980 को कामदेव सिंह को उसके गांव नया गांव में घेर लिया जाता है। सुबह 8 बजे ये सेंटर की फोर्सेस, बिहार पुलिस नहीं, सीआरपीएफ के जवान, कमांडो, ट्रेन, वो पूरे गांव को 3 तरफ से घेरते हैं और एक रास्ता जो गंगा नदी को जाता है उसको छोड़ देते हैं, ताकि गांव के लोग जो हैं, किसी को बाहर आना है गोलाबारी से बचने के लिए, तो उनके लिए एक एस्केप रूट होना चाहिए, बेगुनाह नहीं मरना चाहिए। तो 8 बजे से वो ऑपरेशन शुरू होता है। चारों तरफ से, 3 तरफ से गांव घेरा हुआ है, नदी का किनारा छोड़ा हुआ है, एक एक करके गांव के लोग निकलने शुरू। जब गोलाबारी शुरू हुई तकरीबन 2:30 बजे तक ये मुकाबला होता रहा और उसके बाद कामदेव को लगा कि अब बचना मुश्किल है। उसने अपने लोगों को बोला फायरिंग करते रहो, और वो खुद उसी रास्ते जो गंगा नदी को जाता था, और वो उसी रास्ते से जो गंगा नदी को जाता था उस पर बहुत स्पीड से भागा। लेकिन पुलिस वाले मुस्तैद थे, इतनी गोलियां उसके पीठ में लगी कि वो पूरा उसका शरीर जो था वो छलनी हो गया। लेकिन फिर भी वो इंजर होते हुए भी, इतनी गोलियां खाने के बाद भी, वो नदी में कूदने में कामयाब हो गया। और देखिए कितनी हिम्मत होगी उस आदमी में
4-5 घंटे के बाद गोताखोर लोगों ने उसकी लाश को गंगा नदी से निकाला तो अंधेरा होने वाला था। गांव के लोगों ने उसको पहचानने से इनकार कर दिया, बोलते हम नहीं जानते कौन है। अल्टीमेटली उसकी बीवी और उसकी माँ, उन्होंने बहुत देर रात को ये माना कि यही हमारा बेटा था, इसी का नाम पति था, बेटा था, और यही कामदेव सिंह है। तो देखिए कि एक आदमी को मारने के लिए कितनी मशक्क़त भारत सरकार तक को करनी पड़ी। क्या इस किस्म का करैक्टर आपने अंडरवर्ल्ड में कभी देखा? तो ये कहानी थी उस कामदेव सिंह की। इसी किस्म की और किस्से कहानियाँ लेके आने वाले दिनों में फिर हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।